चलिए, आज एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो सुनने में बिल्कुल झूठी लगती है। कल्पना कीजिए, एक मुर्गा जिसका सिर काट दिया गया हो और वो फिर भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 18 महीनों तक जिंदा रहे। और ये कोई मजाक नहीं है। ये 1945 में कोलोराडो के एक खेत में हुई एक असल घटना है। उस मुर्गे का नाम था मिरेकल माइक। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी हैरान कर देने वाली घटना की गहराई में जाते हैं। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। हमारी पड़ताल का मिशन ये है, ये समझना कि माइक आखिर जिंदा रहा कैसे, उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा था, और कैसे इस एक मुर्गे की कहानी ने मतलब न्यूरोसाइंस से लेकर रोबोटिक्स तक हमारी समझ को बदल दिया। हाँ, और यह दिलचस्प बात यह है कि मिरेकल माइक की कहानी सिर्फ एक क्या कहते हैं बायोलॉजिकल अजूबा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये हमारे दिमाग और शरीर के रिश्ते की जो पारंपरिक समझ है ना, उसको सीधी चुनौती देती है। मतलब ये सोचने पर मजबूर करती है कि दिमाग के वो हिस्से भी हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे कि ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम। ये कहानी हमें दिखाती है कि जीवन, हरकत और यहाँ तक कि सीखी हुई आदतें भी चेतन मन के बिना कैसे चल सकती हैं। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। ये हुआ कब और कैसे था? कहानी शुरू होती है 10 सितंबर 1945 को फ्रूटा, कोलोराडो में। ठीक है। लॉयड ओल्सन नाम के किसान थे। वो रात के खाने के लिए एक 5.5 महीने के मुर्गे माइक का सिर काटने की तैयारी कर रहे थे। एक आम दिन जैसा ही था उनके लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस दिन कुल्हाड़ी का वार थोड़ा सा चूक गया। उसने माइक के सिर का ज्यादातर हिस्सा तो काट दिया, लेकिन एक बहुत ही जरूरी चीज वो छोड़ दी। और उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने भी नहीं। माइक मरा नहीं, वो खड़ा हो गया, चलने लगा और उसने बसेरे पर बैठने की भी कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो अविश्वसनीय है। तो वैज्ञानिक रूप से ये मुमकिन कैसे हुआ? कोई तो वजह होगी। हाँ, इसके पीछे 2 मुख्य जैविक कारण थे। पहला तो किस्मत की बात थी। कुल्हाड़ी गले की मुख्य नस, जिसे जुगलर वेन कहते हैं, उससे चूक गई। अच्छा। और खून का एक थक्का बन गया जिसने उसे ज्यादा खून बहने से रोक लिया। तो वो तुरंत मरा नहीं, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम हुआ। जिंदा कैसे रहा? असली चमत्कार तो न्यूरोलॉजिकल था। ओल्सन ने अनजाने में माइक के ब्रेन स्टेम का एक बड़ा हिस्सा और उसका एक कान छोड़ दिया था। ब्रेन स्टेम, ये दिमाग का कौन सा हिस्सा है? ब्रेन स्टेम हमारे दिमाग का, समझिए, सबसे पुराना और बुनियादी हिस्सा है। एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन बहुत शक्तिशाली। ये जीवन के लिए जरूरी सारे काम कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, पाचन। मतलब वो सारे काम जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता, जो अपने आप होते हैं। बिल्कुल, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिनके लिए चेतना की जरूरत ही नहीं है। तो क्योंकि माइक का ब्रेन स्टेम थोड़ा सा बचा हुआ था, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक तरह से चालू रहा। अविश्वसनीय। लेकिन एक मिनट, अगर उसका सिर नहीं था तो वो खाता पीता कैसे था? मतलब उसे जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ता था? ये भी कहानी का एक अहम और उतना ही अजीब हिस्सा है। लॉयड ओल्सन, वो किसान, उसे जिंदा देखकर हैरान तो थे, पर उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया। अच्छा। हाँ, वे उसे एक आई ड्रॉपर से सीधे उसकी खाने की नली में दूध और पानी का मिश्रण पिलाते थे। और तो और उसके गले में जो बलगम जमता था उसे भी एक सिरिंज से साफ करते थे ताकि उसका दम न घुटे। तो मतलब उसका शरीर तो चल रहा था, पर उसे लगातार बाहरी मदद की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल, और कहानी यही खत्म नहीं होती। ओल्सन ने उसे अपना लिया, पर क्या ये सिर्फ उनके खेत तक ही सीमित रहा? नहीं। यहीं से तो कहानी और भी अजीब हो जाती है। माइक एक सेलिब्रिटी बन गया। क्या? एक सिर रहित मुर्गा? हाँ, ओल्सन उसे देश भर में मेलों और साइड शोज में ले गए। लोग मिरेकल माइक, द हेडलेस वंडर चिकन को देखने के लिए 25 सेंट देते थे। और लोग आते थे देखने? आते थे। एक समय पर तो वो महीने के $4,500 कमा रहा था। $4,500 1940 के दशक में? हाँ, जो आज के हिसाब से लाखों रुपए के बराबर है। तो एक सिर रहित मुर्गा हम में से ज्यादातर लोगों से ज्यादा कमा रहा था। ये सचमुच। खैर, पैसों से अलग वैज्ञानिक रूप से जो हो रहा था वो ज्यादा हैरान करने वाला है। बिल्कुल। तो बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है। माइक सिर्फ सांस नहीं ले रहा था, वो चल फिर भी रहा था, बसेरे पर संतुलन बना सकता था, कौ-कौ करने की कोशिश करता था। ये कैसे हो रहा था? मतलब उसका शरीर अपने आप काम कर रहा था, बिना किसी ड्राइवर के,
इसका जवाब है सेरिबेलम और सबकॉर्टिकल लर्निंग में। सेरिबेलम, इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं ना? बिल्कुल। ये मोटर कोऑर्डिनेशन, संतुलन और प्रक्रियात्मक स्मृति के लिए जिम्मेदार है। प्रक्रियात्मक स्मृति जैसे साइकिल चलाना या किसी जानी पहचानी सड़क पर गाड़ी चलाना, जहां आपको हर मोड़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता। वो काम जो अभ्यास के बाद आदत बन जाते हैं। मसल मेमोरी एक तरह से। बिल्कुल। माइक की हरकतें जानबूझकर नहीं की गई थी। वो उसके सेरिबेलम में जमा पहले से सीखे हुए मोटर पैटर्न और रीढ़ की हड्डी के रिफ्लेक्स से चल रही थीं। ये सब कॉर्टिकल लर्निंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, यानी चेतना के स्तर से नीचे होने वाली सीख। उसके शरीर को पता था कि चलना कैसा होता है और सेरिबेलम बस उन प्रोग्राम्स को चला रहा था। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं, माइक का शरीर बिना सोचे समझे चल रहा था क्योंकि चलना उसकी आदत में, उसकी मसल मेमोरी में था। एकदम सही। हमारे स्रोत बताते हैं कि माइक की कहानी एक बड़े सिद्धांत को बल देती है जिसे सेरिबेलर लोनोग्राफी कहा गया है। क्या ये इसी मसल मेमोरी का आइडिया को एक कदम और आगे ले जाता है? हाँ, ये इसी सिद्धांत को सिर्फ शारीरिक कामों से निकालकर मानसिक कामों तक फैलाने की कोशिश है। ये सवाल पूछता है, क्या हम ज्ञान को रटने के बजाय उसे एक आदत की तरह अभ्यास कर सकते हैं? स्रोत में लेखक शिवा नारायण ब्रेन पेज थ्योरी का प्रस्ताव करते हैं। उनका विचार है कि ज्ञान को पारंपरिक तरीके से सीखने के बजाय सीधे किताब से मस्तिष्क में यानी सेरिबेलम में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक मिनट रुकिए, ये तो विश्वसनीय लगता है। सीधे किताब से दिमाग में। स्रोत में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल करके छात्र K1 से मास्टर डिग्री तक की पूरी पढ़ाई 20 साल की उम्र तक पूरी कर सकते हैं। हाँ, ये एक साहसिक दावा है। पर स्रोत कुछ बताते हैं कि ये काम कैसे करेगा। क्या इसका मतलब है कि हम गणित के फॉर्मूले या इतिहास की तारीखें साइकिल चलाने की तरह सीख सकते हैं? ठीक यही सवाल लेखक उठाते हैं। सिद्धांत यह है कि कई अकादमिक विषयों के मूल में भी प्रक्रियात्मक यानी आदत वाले तत्व होते हैं। जैसे भाषा सीखना, संगीत बजाना या कंप्यूटर कोड लिखना। ये सब मोटर स्किल की तरह ही पैटर्न पहचानने और उन्हें दोहराने पर निर्भर करते हैं। ब्रेन पेज थ्योरी का विचार ये है कि इन पैटर्न को सीधे सेरिबेलम में इम्प्रिंट किया जा सकता है। इससे पारंपरिक रटने वाली प्रक्रिया को बाईपास किया जा सकता है। लेकिन ये तो अभी सिर्फ एक थ्योरी है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये मानते हैं कि ये अभी सैद्धांतिक है और इसमें बहुत रिसर्च की जरूरत है। लेकिन माइक का मामला इस दिशा में सोचने का एक ठोस जैविक आधार देता है। ये ब्रेन पेज थ्योरी तो भविष्य की बात लगती है, लेकिन क्या माइक की कहानी का आज हमारी दुनिया में कोई ठोस असर हुआ है? बिल्कुल हुआ है, और सबसे ज्यादा न्यूरो रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में, यानी मस्तिष्क की चोट के बाद ठीक होने की प्रक्रिया में। इस मामले ने उन मरीजों के लिए इलाज के नए मॉडल को बढ़ावा दिया है जिन्हें गंभीर दिमागी चोटें जैसे कि स्ट्रोक आई हैं। ये दिखाता है कि अगर ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम काम कर रहे हैं तो मरीज बुनियादी मोटर स्किल फिर से हासिल कर सकते हैं, भले ही उनके दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हों। तो ये इस विचार को बल देता है कि शरीर के पास अपना एक तरह का बैकअप सिस्टम होता है। सही कहा। इसे न्यूरल रिडंडेंसी कहते हैं। सोचिए, ये हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा है। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो एक बैकअप सिस्टम होता है। हमारा दिमाग उससे भी ज्यादा जटिल है। माइक का मामला इस सिद्धांत का एक जीता जागता सबूत था। और स्रोतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का भी जिक्र है। ये वहां कैसे लागू होता है? देखिए, ज्यादातर मौजूदा रोबोट्स एक सेंट्रल कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं जो हर हरकत का निर्देश देता है। अगर वो कंप्यूटर धीमा हो तो पूरा रोबोट धीमा हो जाता है। ठीक है। माइक के शरीर हमें एक अलग मॉडल दिखाता है जहां चलना, संतुलन बनाना जैसे काम स्थानीय स्तर पर कंट्रोल हो रहे थे, बिना किसी सेंट्रल कमांड के। विकेंद्रीकृत नियंत्रण। हाँ, रोबोटिक्स में इसका मतलब है ऐसे रोबोट बनाना जिनके हाथ पैर अपने खुद के छोटे छोटे सेरिबेलम से लैस हों। ये उन्हें ज्यादा तेजी से और कुशलता से प्रतिक्रिया करने में मदद करेगा, खासकर ऐसी जगहों पर जहां हर चीज के लिए सेंट्रल कमांड का इंतजार करने का समय नहीं होता। और अंत में ये कहानी हमें कुछ गहरे दार्शनिक सवाल पूछने पर भी मजबूर करती है। हाँ, ये जीवन और चेतना की परिभाषा को ही चुनौती देती है। अगर कोई जीव बिना चेतना या अनुभूति के जीवित रह सकता है और बुनियादी काम कर सकता है, तो जीवित होने का असली मतलब क्या है? ये गहरा सवाल है। लेकिन क्या हम सच में कह सकते हैं कि माइक जीवित था, उसी तरह जैसे हम और आप जीवित हैं?
या वो सिर्फ एक जैविक मशीन थी जो अपने आप चल रही थी? यही तो बहस का केंद्र है। जैविक रूप से वो जीवित था, उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा था, वो बढ़ रहा था, लेकिन दार्शनिक रूप से वो चेतना शून्य था। उसे कोई विचार नहीं आ रहे थे, कोई भावनाएं नहीं थी। माइक के कहानी हमें इस असहज सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है कि क्या जीवन को चेतना से अलग किया जा सकता है। हमारे स्रोत तर्क देते हैं कि ये हमें जीवन को एक स्पेक्ट्रम के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, न कि एक ऑन ऑफ स्विच के रूप में। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक सिर रहित मुर्गे की इस अविस्मरणीय कहानी से हमने सीखा कि जीवन का आधार हमारे मस्तिष्क की सबसे गहरे, सबसे आदिम हिस्सों में है। बिल्कुल। मिरेकल माइक अपने ब्रेनस्टेम की वजह से जीवित रहा, जो उसकी ऑटोमेटिक जीवन समर्थन प्रणाली को चलाता रहा। और उसने हरकत की अपने सेरेबेलम की बदौलत, जिसने पहले से सीखी हुई मोटर स्किल्स को बिना किसी सोचे समझे अंजाम दिया। हाँ, और ये मामला हमें दिखाता है कि हमारा मस्तिष्क कितना लचीला और विकेंद्रीकृत है, और ये न्यूरोसाइंस से लेकर शिक्षा, रोबोटिक्स और यहाँ तक कि जीवन के अर्थ जैसे नैतिक सवालों तक कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हमारे स्रोत हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं कि मिरेकल माइक की कहानी को सिर्फ एक जैविक अजूबे के रूप में ना देखें, बल्कि एक उत्प्रेरक के रूप में। बिल्कुल। अगर मोटर स्किल और बुनियादी काम चेतन मस्तिष्क से इतने आजाद हो सकते हैं, तो ये सीखने और ठीक होने के लिए हमारे अपने ऑटोमेटिक सिस्टम की अप्रयुक्त क्षमता के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और शिक्षा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और ये सब एक ऐसे मुर्गे की कहानी से शुरू हुआ जिसे मरना नहीं था।